हेलो एवरीवन। हम लोग आज बहिष्कार एवं समावेशन, इसमें दलित एवं पिछड़े वर्ग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पिछड़े वर्ग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने जहाँ लास्ट क्लास ख़त्म की थी वहीं से आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ एंड किया था, है ना, अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अभी तक हमने दलित के बारे में पढ़ा था, उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में पढ़ा गया था, किन किन अनुच्छेद में उनको उन अधिकार दिए गए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। आज हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में किन जातियों के लोग आते हैं। क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इस तरह का कोई एक वर्ग था या नहीं था, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया, किन प्रयासों से आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अनेक संवैधानिक सुरक्षाएं मिल गई, है ना। हम लोगों ने जो एससी और एसटी के बारे में पढ़ते हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातियाँ, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, उनको संविधान में सुरक्षाएं मिल गई। उनका समाज में जो निम्न स्थान था उसको उच्च करने के लिए उनको संविधान के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं दी गई, है ना, उनको आरक्षण दिया गया। ये सारी चीज़ें संविधान में वर्णित की गई। परंतु कुछ जातियां ऐसी भी थीं जिनको कोई लाभ नहीं मिला था, जबकि वह शूद्र वर्ण से ही संबंधित थीं, है ना। इसलिए कुछ जातियां ऐसी भी थीं जिनको कोई लाभ नहीं मिल सका, जो शूद्र वर्ण से संबंधित होने के कारण एक लंबे समय से समाज में आंशिक रूप से बहिष्कृत जीवन की नियोग्यताओं से प्रभावित थीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 341 है ये अनुसूचित जातियों यानी कि एससीज के बारे में है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों एसटी के बारे में है। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में एससी और एसटी की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन शूद्र वर्ण के अंतर्गत निम्न स्थिति वाली जो जातियां शेष रह गई थीं उनके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किए गए थे। अब हम देखेंगे कि किन जातियों को इसमें रखा गया है ओबीसी में, है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि जो पहले का हमारा समाज था, जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी हमारे समाज में, उसमें निम्न जातियां थीं, है ना। जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि हाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अपर कास्ट में आ गए। जो शूद्र है वो सबसे निम्न वर्ग में आता है। ठीक है, लेकिन शूद्र वर्ग में भी उच्च और निम्न क्रम में जातियों को बांटा हुआ है। ठीक है, किस तरह से, देखो मेनली इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा शूद्र वर्ण। ठीक, इसको यहाँ समझते चलेंगे कि किन जातियों को ओबीसी में रखा गया। ठीक है, देखो 3 भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। इसमें सबसे निचला स्तर, फिर उससे ऊपर का स्तर और ये सबसे ऊपर का स्तर। ठीक है शूद्र वर्ण ही, लेकिन इसमें भी 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पर कौन सी जातियां आती हैं, जिन्हें समाज में अपवित्र माना जाता था, है ना। इस वाले स्तर में जिनको समाज में अपवित्र माना जाता था और उनमें उन पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, है ना। ये कह दिया गया था कि ये अछूत हैं और इन्हें कोई टच भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं। तो ये जो सबसे निचला स्तर आता है शूद्र वर्ण में, इसमें जो जातियां आई उनको क्या कहा गया, एससीज। ठीक है, इससे ऊपर और जातियां थी जो शूद्र वर्ण की ही थी, लेकिन उनमें क्या विशेषताएं थी कि वो उच्च जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती थी। जैसे कि
जो नाई थे, धोबी, बढ़ई, धानुक, धीमर, कहार, माली, है ना, इस तरीके से लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, किसान, ये सब भी शूद्र वर्ण से हैं, लेकिन ये अछूत नहीं माने जाते हैं, है ना। कुछ एससी की कुछ जातियां ऐसी हैं या कुछ वर्ग ऐसे थे जिन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन उससे ऊपर कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें अछूत नहीं माना जाता था। वो उच्च जातियों से संपर्क में रहते थे और उनको सेवा प्रदान करते थे ना, यानी कि उनके लिए काम करते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो इस तरीके से ये जो सेकंड वाला आपका वर्ग आता है, ये ओबीसी, जिसको बाद में ओबीसी कहा गया, वही वर्ण आपका यहाँ पे लाई करेगा इस वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे अपर वाला वर्ण है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है, उसमें कौन से लोग आ जाते हैं, ये भी शूद्र वर्ण से ही हैं, लेकिन शूद्र वर्ण में सबसे ऊंचे स्तर पर जो जातियाँ आती हैं उनको इसमें रखा गया है, जिन्होंने व्यवसाय और शिक्षा के आधार पर अपनी दशा में कुछ सुधार कर लिया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण से इनको नीचा ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका, अब देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों को संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियां मानकर उन्हें आरक्षण और दूसरी तरह की सुविधाएं दे दी गईं, ठीक है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि कुछ जातियां ऐसी थीं जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, तो उनको संविधान ने क्या करा, आरक्षण दे दिया, दूसरी सुविधाएं प्रदान कर दी। कौन सी जातियां, जिनको अनुसूचित जातियां माना गया और उन्हें संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के द्वारा सुविधाएं दी गईं, ठीक है। तो अछूत जातियों के लिए, अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लिए तो संविधान में प्रावधान कर दिए गए, लेकिन वो जो हम लोगों ने अभी जो मैंने आपको ऐसे करके, है ना, 3 पोर्शन में जो शूद्र वर्ण को बांटा है, तो उसमें इनके लिए तो जो एससी यानी कि जो बनाए गए, है ना, जो सबसे निम्न वर्ण था, जो अछूत वर्ण था, उसके लिए तो संविधान में प्रावधान कर दिए गए, लेकिन उससे ऊपर का जो वर्ण है, जो सेवाएं यानी कि जजमानी, जजमानी क्या होता है, उच्च जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करना, तो इस वाले पोर्शन में जो जातियां आती थी वो भी पिछड़ी हुई थी, है ना, उन्हें भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किए गए कि वो अपनी दशा में सुधार कर सकें, ठीक है ना। समझ में आया कि अस्पृश्य जातियों के लिए तो संविधान में आरक्षण की सुविधा दे दी गई, है ना, दूसरी अन्य सुविधाएं दे दी गई कि कोई उन्हें अस्पृश्य नहीं समझेगा, है ना, इस तरीके से उसमें उनके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। लेकिन ये जो शूद्र में ये दूसरी वाली जातियाँ आती हैं, जो अपनी जजमानी सिस्टम जो चलता था, है ना, जिसमें वो अपनी जो कह सकते हैं आप लोग उच्च जातियों को अपनी सेवा प्रदान करती थी, ठीक है ना, उनके लिए संविधान में कोई भी वर्णन नहीं था, ठीक है, उनको अपनी दशा में सुधार करने के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाया था। तो शूद्र वर्ण में अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त, ठीक है, ये जो अनुसूचित जातियाँ एससी, इनके अतिरिक्त जो कमज़ोर जातियाँ, ठीक है, इनके अलावा भी तो और भी कमज़ोर जातियाँ हैं हमारे समाज में, तो इनके अलावा जो अन्य कमज़ोर जातियाँ थीं, जो अवसर पाने से, ये देखो ये कमज़ोर जातियाँ, ठीक है, जो कि अवसर पाने से वंचित रह गई थीं, उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में केवल इतना कहा गया कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी ऐसे आयोग को नियुक्त कर सकते हैं जो भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं को ज्ञात करें एवं उनकी दशाओं में सुधार करने के प्रयास करें, ठीक है। तो अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया है कि केवल राष्ट्रपति के आदेश से एक आयोग की नियुक्ति हो सकती है, जो कि क्या करेगा, ऐसे वर्गों का पता लगाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके लिए जो भी कार्य करने होंगे वो करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पर भी जो हमारा संविधान है उसमें कहीं पर भी पिछड़े वर्ग शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है, अर्थात पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है, पिछड़े वर्ग में हम किन जातियों को रखेंगे या किस आधार पे हम
पिछड़े वर्गों को डिफाइन करेंगे। अनुसूचित जाति में तो पता था कि हाँ, जो अछूत माने जा रहे हैं उनकी समाज में स्थिति बहुत दयनीय है, उन्हें हमने SC में रख दिया था। लेकिन अब जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसमें किन लोगों को रखा जाएगा, ये बात कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी गई थी। तो इस चीज़ को देखो, अब पिछड़े वर्ग को तो कहीं डिफाइन नहीं किया, इसलिए स्वतंत्रता के बाद काफ़ी समय तक भारत में अनुसूचित जातियों को, या जो जनजातीय हैं, है ना, या छोटे किसान हैं, विकलांग लोग हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को पिछड़े वर्ग में मान लिया जाता था। ठीक है ना, क्योंकि कहीं डिफाइन तो किया नहीं गया था कि पिछड़े वर्ग में किन लोगों को रखा जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्ग में सभी, जो भी दबे कुचले लोग कह सकते हो, या जिनकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी, उन सभी को पिछड़े वर्ग में मान लिया जाता था। अब इस दशा में यह आवश्यक था कि पिछड़े वर्ग के अर्थ एवं समस्याओं को समझा जाए, है ना, एवं उसको समझकर वर्तमान में इनके विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को समझा जाए। ठीक है, कि किन लोगों को हम पिछड़े वर्गों में रखेंगे, इनकी क्या समस्याएं हैं, है ना, और वर्तमान में इनके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब पिछड़ा वर्ग, जैसे मैंने बताया कि संविधान में कहीं भी उसका स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया है। पिछड़ा वर्ग है क्या, है ना, किन लोगों को उसमें रखा जाए, किन वर्ग को उसमें रखा जाए। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि पिछड़ा वर्ग का मतलब है क्या। ठीक है, साधारण रूप से यह माना जाता है कि भारतीय समाज में जो समुदाय आर्थिक रूप से दुर्बल है ना, आर्थिक यानी कि जो गरीब है ना, जिनके पास पैसे नहीं हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, यानी कि कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, पिछड़ा वर्ग। हम लोग जनरल अगर हम इसका मीनिंग समझें तो हम यही समझते हैं कि भारतीय समुदाय में या भारतीय समाज में जो समुदाय आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें हम पिछड़ा वर्ग कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो जाति व्यवस्था में निम्न स्तर पर होते हुए भी अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं, यानी कि जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये अगर हम इसको ऐसे समझें, ये ब्राह्मण, ठीक है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र, तो उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है इसमें निम्न स्थान पे होते हुए भी वो अनुसूचित जाति में भी शामिल नहीं है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था और बाकी जातियाँ निम्न थीं, लेकिन फिर भी उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था के नियमों की वजह से उनकी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ही खराब है या बहुत ही पिछड़ी हुई है। ऐसे वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, जो कि अनुसूचित जाति में भी नहीं है और वो अपर कास्ट यानी कि लोअर कास्ट के भी नहीं है, एक तरीके से कह सकते हो, मतलब SC में भी नहीं रखा गया है उन्हें, और उन्हें जनरल में भी नहीं रखा गया है। वो अब कैसे हो गए भाई, वो बीच के पर्सन हो गए, तो अब इनको ही क्या कहा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक, अनुसूचित जातियों को तरह तरह के संरक्षण दिए गए, लेकिन इन जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक दशा में अधिक सुधार नहीं हो सके। हम लोगों ने पढ़ा ना, अनुसूचित जातियों के लिए तो संविधान में प्रावधान कर दिए गए, आरक्षण दे दिया गया, उनमें सुधार किए गए, लेकिन ये जो बची हुई जातियाँ थीं, है ना, जो एक्स्ट्रा जाति बच गई थी, कुछ जो पिछड़ी हुई तो हैं, लेकिन उनके लिए संविधान में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, तो इन जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक दशा में अधिक सुधार नहीं हो सके थे। इस आधार पर पिछड़े वर्गों को एक अवशिष्ट श्रेणी अथवा बची हुई श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि ना तो SC में है ना वो जनरल में है, तो इन्हें क्या मान लिया, बची हुई श्रेणी, रेसिडुअल कैटेगरी जिसे कहा गया, इसी को ही पिछड़ा वर्ग बाद में नाम दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी अब जो है संविधान में पिछड़े वर्ग का कोई निश्चित अर्थ तो स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है ना, तो इस वजह से नहीं स्पष्ट होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि सरकार क्या करे, संविधान के अनुच्छेद हम लोगों ने जो पढ़ा अभी 340, है ना, संविधान के अनुच्छेद 340(1) के आधार पर किसी आयोग को नियुक्त करके पिछड़े वर्ग की कसौटियों का निर्धारण करके उन्हें विशेष सुविधाएं देने का प्रयत्न करे। क्या मतलब हुआ इसका, हम लोगों ने पढ़ा ना कि अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति एक आयोग बना, है ना, राष्ट्रपति की सलाह से एक आयोग बनाया जा सकता है।
ठीक है, किसकी सलाह से बनेगा? राष्ट्रपति की सलाह से। तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 340 के आधार पर एक आयोग बनाया जाए, ठीक है, जो क्या करेगा, जो पिछड़े वर्ग के लिए कसौटियाँ तैयार करेगा कि हाँ किन लोगों को पिछड़े वर्ग में ना, उनके लिए एक समझ लो एक ऐसे उनके लिए अलग अलग कसौटियाँ बनाएगा कि हाँ किन किन कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए, तब उस वर्ग को हम पिछड़ा वर्ग में रखेंगे और उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाएं वो भी ये आयोग निश्चित करेगा कि हाँ ये जो हैं लोग पिछड़े वर्गों में आएंगे या ये समुदाय पिछड़े वर्गों में रखे जाएंगे और उनके लिए उनकी दशाओं में सुधार करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए। अब देखो इसी से संबंधित आयोग बने, अब है ना, पहला आयोग कौन सा बनता है, कहाँ से शुरुआत होती है? अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुसूचित जातियाँ तो संविधान में बता दी गई, उनके लिए प्रावधान भी हो गए, लेकिन अनुसूचित जातियों के अलावा जो जातियाँ बच गई थी, है ना, तो अनुसूचित जातियों से बची हुई पिछड़ी जातियों को एक अलग श्रेणी मानकर उन्हें आरक्षण देने के लिए, अनुसूचित जातियों को तो आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो पिछड़ी जातियाँ, जो कुछ और जातियाँ बच गई हैं, तो उसने क्या कहा कि उनको एक अलग श्रेणी माना जाए और उनको आरक्षण देना, है ना, और उनको आरक्षण की मांग की गई कि उन्हें आरक्षण देने के लिए आंदोलन चलाए गए। सबसे पहला आंदोलन किसने चलाया है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछड़ी जातियों को एक अलग श्रेणी मानकर उन्हें आरक्षण देने के लिए पहला आंदोलन पेरियार ईवी रामस्वामी ने मद्रास में आरंभ किया। कहाँ पे? मद्रास में। किसने आरंभ किया? पेरियार ईवी रामस्वामी ने मद्रास में आरंभ किया, जिसे क्या नाम दिया गया? आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, किसने आरंभ किया था? पेरियार ईवी रामस्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, किस लिए? पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए, है ना, उन्होंने मांग करी थी कि पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाए। ठीक, अब देखो उस समय क्या था वहाँ पे मद्रास में? उस समय मद्रास में ब्राह्मण जातियों की कुल जनसंख्या केवल कितनी थी? 3% थी, यानी कि ये जो पूरी जनसंख्या है वो 100% है। ठीक है, इस 100% में से केवल कुछ 3% लोग ब्राह्मण थे। ठीक है, केवल 3%, ये 3% लोग इसमें क्या हैं? ब्राह्मण हैं। लेकिन वहाँ के पूरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था, यानी कि संख्या में ये बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ के सब पे इन्हीं का अधिकार था।